प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। निरंतर वीडियो देने के क्रम में आज जो मैं कड़ी में आपको देने जा रहा हूं, वह आधुनिक भारत के इतिहास में एक संजीवनी से बढ़कर कुछ नहीं है और वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस कड़ी में सबसे महान उस योद्धा जो राष्ट्र निर्माता, हिंदू धर्म उद्धारक और हिंदू धर्म को बहुत आगे ले जाने वाला उस महान शख्स शिवाजी के बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आरंभ कर रहा हूं एक नई चैप्टर को लेकर, मराठा शिवाजी को लेकर। तो यह ध्यान दीजिए, मराठा शिवाजी जिनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवने दुर्ग में हो रहा है और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हो रही है टाइफाइड ज्वर रोग से। अब आइए मराठवाड़ा शिवाजी। तो मराठवाड़ा की उत्पत्ति क्यों हुई? कई कारण है उसके पीछे, अलग अलग उसमें मत है। जो उसके प्रमाणिक मत है मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आज बिल्कुल समझाऊंगा। 7 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल वंश में वो सबसे एक केंद्रीय अंतिम कड़ी माना जाएगा। इसके बाद जो परवर्ती मुगल हुए वो बहुत काफी कमजोर हुए। तो जब तक औरंगजेब थे तो भारत में क्षेत्रीय शक्ति का उदय नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही औरंगजेब मरे तो भारत में क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ और उस क्षेत्रीय शक्ति में मराठवाड़ा आए, बंगाल में नवाब आए मुर्शिद कुली खां के रूप में, पंजाब में रंजीत सिंह उभरे, हैदराबाद में जो है आसफ जाह के रूप में उभरे। तो कई क्षेत्रीय शक्ति ने जन्म लिया और औरंगजेब के नीति के विरोध में, हिंदू विरोधी नीति के रूप में जो भारत में सबसे बड़ी शक्ति आई, उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं आई, और वो है मराठवाड़ा शिवाजी। तो उस महान शख्स के बारे में, शिवाजी के बारे में मैं आज बता रहा हूं। तो अब ध्यान दीजिए कि यह जो मराठवाड़ा है, आप मराठवाड़ा कहते कैसे हैं? यह जो अरब सागर है, अरब सागर जो पश्चिम में है और उत्तर में है सतपुरा पर्वत। तो ध्यान दीजिए, अरब सागर से सतपुरा पर्वत तक के बीच में कोंकण प्रदेश है, खान देश है, बरार है, मध्य प्रांत है, आधुनिक मुंबई है, हैदराबाद का बहुत सारा क्षेत्र है और यही सब क्षेत्रों को मिलाकर मराठवाड़ा बनाया गया। क्या बनाया गया? मराठवाड़ा। फिर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या क्या कहा कि अरब सागर जो पश्चिम में है, उत्तर जो सतपुरा पर्वत है, उसके बीच कौन कौन है? कोंकण है, खान देश है, बरार है, मध्य भारत है, इसके बाद आधुनिक मुंबई है, आधुनिक मुंबई है, इसके बाद हैदराबाद का 1/4 भाग है। तो ये सभी क्षेत्र को मिलाकर जो है मराठवाड़ा क्षेत्र बना और इस पर निवास करने वाले व्यक्ति को मराठी कहा गया। क्या कहा गया? मराठी कहा गया। अब यह जो मराठवाड़ा प्रदेश है, जिसको इस प्रदेश में रहने वाले को मराठी कहा गया, यह एक सरल स्वभाव की भाषा भी है, जन साधारण की भाषा भी है। अब ध्यान दीजिए कि यह जो मराठवाड़ा है, इसकी उत्पत्ति में औरंगजेब की जो हिंदूवादी विरोध नीति है, उसी के कारण यह मराठवाड़ा का जन्म हुआ। क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, वह हिंदू के कई मंदिर को तोड़ा था, हिंदू विरोधी था। तो निश्चित तौर पे उसके एवज में भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम है मराठवाड़ा। और उस मराठवाड़ा की शक्ति में सबसे महान योद्धा, भारत के महान हिंदू भाग निर्माता, राष्ट्र निर्माता शिवाजी का जन्म। तो निश्चित तौर पर इस जो मराठवाड़ा क्षेत्र है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है।
क्योंकि यह जो मराठवाड़ा प्रदेश है इसमें कई पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ पर कई किले हैं। और यही कारण है कि जो मराठवाड़ा में शिवाजी जैसे लोग जन्म हुए, इस शिवाजी ने पहाड़ पर अपने जीवन को बिताया और पहाड़ पर गुरिल्ला युद्ध करने में निपुण थे। औरंगजेब की जो मैदानी सेना थी, अभी तक जो मुगल वंश की जो सेना थी जो गुरिल्ला युद्ध करते थे वो मैदानी क्षेत्र में करते थे, और वो मैदानी क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध करने वाला व्यक्ति पहाड़ से बिल्कुल कमजोर होगा। उसकी शारीरिक बनावट, उसका जो दृढ़ता है, उसकी जो दृढ़ता शक्ति है वो काफी कमजोर होगी मैदानी क्षेत्र में। और यही कारण है कि जो मराठवाड़ा के लोग थे वो काफी साहसी थे, काफी धर्म से जुड़े हुए लोग थे, वो काफी संकल्प के लोग थे। और यही कारण है कि यजुदानंद सरकार जो इतिहासकार कहते हैं कि यह जो भौगोलिक वातावरण है, जो गुरिल्ला युद्ध में वो लोग पहाड़ पर निपुण हुए, और यही कारण है कि यह मराठवाड़ा के लोग काफी साहसी थे, काफी धैर्यवान थे और काफी बलवान थे, काफी दूरदर्शी थे और राष्ट्र निर्माता के प्रति प्रेरित रहते थे। इतिहासकार यजुदानंद सरकार कहते हैं। अब बात होती है कि उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसको एक मजबूत स्थान प्रदान की। दूसरा बिंदु यह है कि उस समय धार्मिक 15वीं-16वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। मराठवाड़ा के क्षेत्र में कई धार्मिक लोग उत्पन्न हुए, जिसमें रामदास हुए, एकानाथ हुए, तुकाराम हुए। यह भी राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कर दिया मराठवाड़ा के लोगों को। तो निश्चित तौर पर यही कारण बनते हैं जो है मराठवाड़ा का उदय हुआ, भौगोलिक के कारण, उसके वातावरण के कारण, इस राष्ट्र भावना के कारण इसका जन्म। तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स समझ गए होंगे, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आज मराठवाड़ा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे उसकी स्थिति बनी, मैं बताया। अब आइए पॉइंट पर, शिवाजी के बारे में। तो यह जो शिवाजी है, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को जो शाहजी भोसले, इसके पिता कौन है? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो बीजापुर के अधीन सेनापति हैं, एक अच्छे पद पर हैं। शाहजी भोसले जो है बीजापुर अधीन शासक के अधीन एक सेनापति के पद पर हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। अब यह जो शाहजी भोसले हैं, यह इसके जो वंशज हैं, यह जो है मेवाड़ की सिसोदिया वंश से बिलोंग करता है। मेवाड़ यानी राजपूताना, और राजपूताना में आप जान ही रहे हैं कितनी अच्छी साहस होती है। तो शाहजी भोसले के जो वंशज हैं वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित हैं, और शाहजी भोसले जो है बीजापुर के अधीन सेनापति हैं। अब यह जो शिवाजी का जो जन्म हुआ 20 अप्रैल 1627 को, वो शिवनेर के दुर्ग में हुआ, शिवनेर का दुर्ग में। और यह जो दुर्ग था बीजापुर के अधीन था। पिता है शाहजी भोसले, सेनापति हैं, और माता है जीजाबाई। माता कौन है? जीजाबाई। अब मैं बताता हूं कि यह जो शाहजी भोसले हैं और जीजाबाई, इसके संबंध अच्छे नहीं रहे, और शाहजी भोसले ने अपनी प्रिय पत्नी जीजाबाई को छोड़ दिया और वो दूसरी शादी कर लिए तुकाबाई से। किससे शादी कर लिए? तुकाबाई से। और यह जो जीजाबाई थी, इसका संबंध है यादव कुल से। दक्षिण भारत में देवगिरी में यादव कुल थे, उससे इसका संबंध है जीजाबाई का। और पिता का संबंध है मेवाड़ के सिसोदिया वंश से। दोनों अलग अलग ब्लड हैं। अब इन्हीं से जो है जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को इस महान सेना नायक कह सकते हैं, राष्ट्र निर्माता कह सकते हैं, शिवाजी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की अवस्था में जीजाबाई और शिवाजी जो है इसको छोड़ दिए और इसको आदेश दिए कि आप पूना में रहिए। यानी जीजाबाई और शिवाजी कहां चले गए? पूना। और किसकी देखरेख में इसको अपनी पत्नी जीजाबाई और शिवाजी को छोड़ दिए? तो उस शख्स का नाम है दादा कोंकण देव। अब ध्यानपूर्वक मैं बिल्कुल विस्तार से बताता हूं। तो शिवाजी के जीवन पर उसकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और उसके भाग्य निर्माता में जीजाबाई बहुत बड़ी योगदान है। जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी, अच्छी तरह रामायण महाभारत अच्छी जानती थी, धर्म के प्रति उसकी रुचि काफी थी। और यही कारण है कि शिवाजी के जीवन के आरंभिक जीवन में उसकी माता जीजाबाई का प्रभाव है। रामायण हो, महाभारत हो, संस्कृत हो, सब अपनी माता से, जीजाबाई से शिवाजी सीखा। तो शिवाजी के जीवन पर सबसे पहले उसकी माता जीजाबाई का प्रभाव है निश्चित तौर पर।
दूसरा जो प्रभाव है वो है दादा कोंकण देव। दादा कोंकण देव उसके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं पूना में, और दादा कोंकण देव से उन्होंने अस्त्र चलाने की शिक्षा, घोड़सवारी की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र से उसको एक महान शख्स बना दिया दादा कोंकण देव। तीसरी बिंदु मैं बताता हूं कि रामदास, यह जो रामदास संत है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, यह शिवाजी को राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कर दिया और बोला कि आप हिंदू धर्म उद्धारक बन जाओ और यही तुम्हारा एक एम होना चाहिए, और राष्ट्र से ओतप्रोत कर दिया रामदास। तो शिवाजी के जीवन पर निश्चित तौर पर जीजाबाई, दादा कोंकण देव और गुरु रामदास का प्रभाव पड़ा। बिल्कुल मैं बता दिया। अब आइए कि शिवाजी जो है, शिवाजी का जो विजय अभियान है वो सबसे पहले बीजापुर के अधीन तोरन का दुर्ग है। तोरन का दुर्ग 1648 में शिवाजी तोरन का दुर्ग जीतते हैं। बहुत सारा ऑप्शन में सिंहगढ़ भी आपको मिल सकता है, तो सिंहगढ़ भी कह सकते हैं या तोरन के बगल में ही था। तो 1648 में शिवाजी पहले सिंहगढ़ को जीतते हैं, तोरन को जीतते हैं। ये इसकी पहली विजय अभियान थी और यह पहले बीजापुर के खिलाफ था। बीजापुर का जो तोरन का दुर्ग है ये बीजापुर के अधीन था। तो बीजापुर के शासक को बहुत गुस्सा आया और बोला कि ठीक है, तुम्हारे पिता शाहजी भोसले को कैद कर लेते हैं। शाहजी भोसले को बीजापुर के शासक ने कैद कर लिया और शिवाजी ने बहुत कूटनीतिक से काम किया और बोला कि ठीक है, मैं आपके खिलाफ मुगल से मिलने जा रहा हूं, और आनंद फानन में शाहजी भोसले को तुरंत बीजापुर के शासक छोड़ देते हैं। इसके बाद जो है 1654 में पुरंदर का दुर्ग जीता जाता है, और यह भी दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर का दुर्ग शिवाजी जीतते हैं। 1656 में जावली का दुर्ग जीता जाता है। किससे जीता जाता है? चंद्रराव मौर्य से। तो शिवाजी पहले तोरन का दुर्ग जीते, 54 में पुरंदर का दुर्ग जीते, 56 में जावली का दुर्ग जीते, और तोरन का दुर्ग 1648 में तोरन का किला जीते। तो आप देख रहे हैं कि शिवाजी की शक्ति बढ़ रही है, और शिवाजी इसलिए जीत रहे हैं कि शिवाजी ने जो जंगल में जो मराठा से निष्कासित सैनिक थे, जो बहुत छिप के जंगल में रहते थे, उस सभी को मिलाकर एक विशाल सेना तैयार किया था। और यही कारण है कि शिवाजी की सेना को डाकुओं का सेना कहा गया है। कई इतिहास का जो सके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिवाजी की सेना को डाकुओं की सेना कहते हैं, क्योंकि जंगल में जो निष्कासित लोग थे मराठा के, उसका एक बहुत विशाल संख्या थी। सभी को मिलाकर शिवाजी एक बहुत विशाल सेना को बनाए, और जिसके कारण वो तोरन के दुर्ग को जीत पाए, पुरंदर के दुर्ग को जीत पाए और जावली के दुर्ग को जीत पाए। निश्चित तौर पर आगे वो बढ़ते गए। अब आइए फ्रेंड्स कि उस समय औरंगजेब का भी आक्रमण हुआ मराठवाड़ा पर, लेकिन उत्तर भारत में चूंकि उसका कई पुत्र में आपस में लड़ाई हो गई तो औरंगजेब को जाना पड़ा उत्तर भारत दक्षिण से। तो 1657 में जब औरंगजेब दक्षिण भारत से उत्तर भारत गया तो शिवाजी को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया आगे पश्चिम की ओर बढ़ने का, और तब वो पश्चिम भारत की ओर बढ़े। और वो कौन कौन जगह बढ़े? कोंकण, भिवंडी और माहुल। और यही कारण है कि कोंकण, भिवंडी और माहुल में वो विशाल नौ सेना को निर्माण किया, और उसका जो हेड क्वार्टर है उसका वो बनाए कल्याण। तो कल्याण, कोंकण, भिवंडी और माहुल में नौ सेना बनाया और उसका मुख्यालय बनाया कल्याण। तो शिवाजी नौसेना में भी मजबूत हो गए। वो जानते थे कि पानी की स्थिति से ये लोग पहुंच सकते हैं, तो अपनी नौसेना को मजबूत कर लिया शिवाजी। अब आइए शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के शासक 1659 में अफजल खां को भेजा। किसको भेजा? अफजल खां को। और अफजल खां को बुरी तरह शिवाजी पराजित कर दिया। इसके बाद औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया, शाइस्ता खां। और इसके बीच क्या हो रहा है कि 1659 में वह शाइस्ता खां जो औरंगजेब की मामा है इसको दक्षिण का सूबेदार बनाता है और शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खां को भेजता है। ठीक 15 अप्रैल 1663 को रात्रि का समय था
और 400 बाराती का ड्रेस पहनकर शिवाजी क्या करते हैं, बहुत कूटनीतिक से काम करते हैं। बाराती का ड्रेस पहनकर वहां जो शाइस्ता खां रुके हुए थे शिविर में रात्रि में, उनको लगा कि ये तो बाराती है, और वो शाइस्ता खां पर आक्रमण कर देते और शाइस्ता खां का अंगूठा काट देते हैं। शाइस्ता खां घबरा जाता है और तुरंत सिलेंडर कर देता है और वो शाइस्ता खां के हाथ हो जाती है। शिवाजी क्या, औरंगजेब क्या करता है कि गुस्सा के शाइस्ता खां को कहता है कि तुम युद्ध हार गए, तुम चले जाओ बंगाल, और बंगाल का उसको जो है सूबेदार बना देता है उसको, शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां पर भी वो विजय हासिल कर लिए शिवाजी। इसके बाद औरंगजेब को लगता है कि इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब निश्चित तौर पर कुछ एक्शन होना चाहिए, और इसी बीच क्या करता है कि शिवाजी 1664 में सूरत को भी लूटता है। सूरत का वो 3 बार लूटता है, 1664 में, 1670 में और 1672 में 3 बार सूरत को लूटता है और अपार धन को हासिल करता है शिवाजी। अब बताइए कि औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा जय सिंह को भेजता है शिवाजी को हराने, और मिर्जा जय सिंह क्या करता है कि जितने भी खेत थे, कितना भी किला था, बहुत सारे लोगों को उजाड़ देता है, आग लगा देता है। और उस समय जय सिंह का मुकाबला कर रहे हैं मुरारजी वाला, जो मराठा की ओर से लड़ रहे हैं, और ये बेचारे मारे जाते हैं और 600 मराठा सेना मारा जाता है, कई किला जीत लिया जाता है। अंत में शिवाजी विवश हो जाते हैं संधि के लिए, किससे, मुगल से, जय सिंह से। और यही कारण है कि 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। बहुत इतिहास में इंपॉर्टेंट संधि है पुरंदर की संधि। किसके किसके बीच हुई? जय सिंह और शिवाजी के बीच। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 को, और इस संधि के तहत शिवाजी जो है अपना 23 किला मुगल को दे दिए और 12 किला अपने पास शिवाजी रखे। इसके बाद शिवाजी के पुत्र और शिवाजी को है मुगल के दरबार में बुलाया गया, मुगल दरबार। और 12 मई 1665 को जो जय सिंह है और उसके पुत्र राम सिंह है, उसके अनुरोध पर कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं उसकी सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं, आप चलिए मुगल के दरबार में। और 12 मई 1665 को वह आगरा पहुंचते हैं अपने पुत्र संभाजी के साथ शिवाजी। लेकिन ये संभाजी को 5000 के मनसब के पद पर खाली रखा गया, जिससे शिवाजी काफी गुस्सा गए। और गुस्सा आने के बाद वो आगरा में कहाँ रुके थे, यह भी क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आया है। आगरा के जयपुर महल में। कहा उनको रुकाया गया था? आगरा के जयपुर महल में रुके थे शिवाजी और संभाजी। तो 12 मई 1665 को वो पहुंचते हैं आगरा के जयपुर महल में। इसके बाद वो बहाना ढूंढते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे मिठाई खाने को कहा गया है, तो आप मिठाई की टोकरी हमको भेजवाइए। और यही कारण है कि कई सैकड़ों मिठाई की टोकरी शिवाजी और संभाजी के पास पहुंचने लगे। और वो एक ऐसा समय आया 18 अगस्त 1665 को, 18 अगस्त 1665 को इसी मिठाई की टोकरी में शिवाजी और संभाजी आगरा के जयपुर महल में वहां से फरार हो गए, टोकरी में बैठकर फरार हो गए। दरबान को लगा कि तो मिठाई जा रहा है, टोकरी जा रहा है, और उसी की टोकरी में बैठकर 18 अगस्त 1665 को शिवाजी और संभाजी भाग गए। और भागने के बाद वो फिर जो है साधु का वेश पहन लिए, बाप बेटा दोनों साधु का वेश पहन लिए। फिर मथुरा पहुंचे, मथुरा के बाद काशी गए, प्रयाग, इलाहाबाद गए, गोलकुंडा गए, और गोलकुंडा के बाद जो है वह रायगढ़ पहुंचे। तो निश्चित तौर पर जो है 24 सितंबर 1666 को इतना मथुरा, काशी, प्रयाग, गोलकुंडा होते हुए वो रायगढ़ पहुंचते हैं 24 सितंबर 1666। कौन पहुंचते हैं? शिवाजी पहुंचते हैं। इसके बाद जो है शिवाजी निर्णय लेते हैं कि मैं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाऊंगा और रायगढ़ में मैं अपना राज्याभिषेक करूंगा हिंदू विधि के द्वारा, हिंदू वैदिक उच्चारण के द्वारा। और यही कारण है कि 6 जून 1674 को वो काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा जो है अपना राज्याभिषेक करवाते हैं
कहाँ करवाते हैं? रायगढ़, और छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। और उसी के दिन बहुत सारे गरीब को वो जो है खाना खिलाते हैं, सोने तांबे के सिक्के उस दिन वह जारी करते हैं। इसके बाद जो अपनी प्रिय पत्नी थी सोराबाई, उसको राजमहिषी का दर्जा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि शिवाजी ने 8 शादी की थी। पहली शादी साईबाई नीलमकर से संभाजी हुए थे। उसकी जो प्रिय पत्नी थी वो सोराबाई थी। शिवाजी उसको ज्यादा पसंद करते थे और वो शिवाजी के काफी करीब थी, काफी सुंदर थी। शिवाजी के हर फैसला में वो साथ देती थी सोराबाई। और तीसरा जो है उसका है पुतलीबाई, वो सती हो गई। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण आर्ट्स है। तो साईबाई नीलमकर, सोराबाई, पुतलीबाई। तो आप देख रहे हैं कि सोराबाई को शिवाजी राजमहिषी का दर्जा दे रहे हैं, सोने तांबे के सिक्के ढाल रहे हैं, छत्रपति की उपाधि धारण कर रहे हैं। किससे राज्याभिषेक करवाया? गंगावट से, काशी के जो पंडित थे, 6 जून 1674। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है कि 17 जून जो है 1674 को जो है इसकी प्रिय मां जीजाबाई मर जाती। शिवाजी काफी दुखी रहने लगे। बोले मेरे जीवन का जो अंतिम था वो पूरा खो गया, मैं पूरा जीवन से निराश हो गया। मेरी प्रिय मां जीजाबाई मर गई 17 जून 1674 को। इसके बाद फिर वो हिम्मत जुटाए और फिर दोबारा अपना राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से करवाया। तो 24 सितंबर 1674 को शिवाजी तांत्रिक विधि से जो है अपना राज्याभिषेक करवाए निश्चल गोस्वामी से। किससे करवाए? निश्चल गोस्वामी से। ये तांत्रिक विधि ये तमिलनाडु के थे यह संत। तो निश्चल गोस्वामी तांत्रिक विधि से 24 सितंबर 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। अब आइए, इसके बाद शिवाजी दक्षिण भारत की ओर अभियान किए। 1678 में शिवाजी जो है जिंजी को जीत लेते हैं। दक्षिण भारत में जिंजी, बेलौर ये सब पर कब्जा हो जाती है 1678 में। और जिंजी को शिवाजी अपनी दक्षिण भारत की राजधानी बनाते हैं। शिवाजी की प्रथम राजधानी रायगढ़ है और दक्षिण भारत की शिवाजी की राजधानी जिंजी है। तो शिवाजी के जीवन का सबसे अंतिम विजय जिंजी को माना जाता है। अब आइए कि शिवाजी के जीवन में अंतिम समय वो दुखी रहते थे, क्योंकि उसके जो बड़े लड़के थे संभाजी, वो मुगल से दिलेर खां से मिल गए थे। इसलिए शिवाजी काफी दुखी रहने लगे और तकदीर ने उनको एक बहुत बड़ी बीमारी दे दी, जो टाइफाइड रोग। और यही कारण है कि 3 अप्रैल 1680 को वो टाइफाइड से ग्रसित हो गए, बुरी तरह ग्रसित हो गए। और इसी टाइफाइड के कारण 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी मर गए। तो एक महान शख्स, इसको कह सकते हैं हिंदू भाग्य निर्माता। यदुवंश सरकार सरदेसाई इसको हिंदू निर्माता कहते हैं। गौ प्रतिपालक यानी गौ की सुरक्षा के लिए भी जवाबदेह थे। और यही कारण है कि गौ धर्म को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे वो लोग। अभी भी मराठी लोग मानते हैं गौ धर्म का। गौ प्रतिपालक की उपाधि धारण किए, हिंदू पद उद्धारक की उपाधि धारण किए, राष्ट्र निर्माता की उपाधि धारण की। और यह निश्चित तौर पर शिवाजी ऐसे शख्स कभी कभी जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। तो ये एक महान शख्स जो हिंदू धर्म के उद्धारक है, राष्ट्र निर्माता है, उसको मैंने आज बताया है। और इसके कड़ी के बाद संभाजी होंगे, राजाराम होंगे, ताराबाई होगी, साहू होगी। और फिर दूसरे क्रम में मराठवाड़ा में पेशवा का क्रम होगा। आगे पूरा पेशवा को हम बताएंगे। फिर जो है शिवाजी की प्रशासन चलेगी। तो अगले वीडियो में मैं निश्चित तौर पर आपके साथ मिल रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी कड़ी के साथ, इसी अंदाज में मैं आगे वीडियो देते जाऊंगा। निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे हैं, तभी मेरी इतनी व्यूज आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। आप निश्चित तौर पर सफल होइए। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम मकसद आप हैं। तो निश्चित तौर पर आज की वाणी को मैं समाप्त करता हूं। अगले बार में मिलता हूं। धन्यवाद।